पहला ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो हर जिला हर मेडिकल कॉलेज, एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज के तर्ज पे सरकार काम कर रही है। शिक्षा में देखिए तो माननीय योगी जी अभी तक 11 से ऊपर राज्य के कंट्रोल में आने वाली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोल चुके हैं। 6 से ऊपर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। आपके गोरखपुर में एम्स खोल चुका। जो कोई सोच नहीं सकता था, फर्टिलाइज़र, जिसकी हिम्मत नहीं जुटती थी, वो लगता था कि वो भागीरथी जैसे कोई साहसी आदमी आएगा, तो हमारे भागीरथी जी आए और फर्टिलाइज़र आज क्रियान्वयन हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र बना। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं। तमाम पार्टियां लगातार जनसभाएं कर रही हैं और अपनी अपनी पार्टी द्वारा किए गए कामों को गिना रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता भी अपने मन की बात कर रही है। जब हम उनके सामने जा रहे हैं, उनके मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी खुल करके बातचीत कर रही है कि सरकार ने इन लगभग 5 सालों में क्या कुछ काम किया, क्या कुछ बाकी रह गया। वहीं हम लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके विज़न को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता के लिए उनके पास क्या मुद्दे हैं, किन बिंदुओं पे अगर वो विधायक बनते हैं तो वो काम करेंगे जिससे कि जनता को फायदा हो। इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं कुशीनगर जिले में और मुलाकात हुई है भाजपा के नेता डॉक्टर पीएन राय साहब से, जिन्होंने अपना कर्म क्षेत्र फाजिल नगर विधानसभा को बना रखा है। 332 नंबर की ये विधानसभा है जहां पर भाजपा का अब तक वर्चस्व कायम है। वहीं से आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं और तमाम ऐसे सर्वे, तमाम ऐसी रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस बार वहां से आपको मौका मिलने जा रहा है। बहरहाल हम आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने बीते लगभग 5 सालों में कितना विकास किया है, कितना काम किया है, जिसकी वजह से वो दोबारा सत्ता में आएगी। क्योंकि भाजपा के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर 300 पार। वहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक जो काम हो रहे हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और आम जनता को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे में एक डॉक्टर होते हुए डॉक्टर पीएन राय क्यों अपने प्रोफेशन के अलावा राजनीति में उतरने की तैयारी में है, जुगत में है, उनसे हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप पिछले लगभग 32 सालों से संघ से जुड़े हुए हैं। तो देर ना करते हुए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार। आपकी सीआईबी टीम को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और प्रणाम। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने फाजिल नगर की देवतुल्य जनता का हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। और सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि एक डॉक्टर होते हुए अति व्यस्ततम प्रोफेशन से आते हैं आप, समय की कमी है और तमाम चीज़ें हैं, जनता के प्रति जवाबदेही, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं समाज को लेकर के। तो ऐसे में फिर सर राजनीति में उतरने का कब सोचा आपने और क्यों सोचा सर? जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम लोग भगवान बनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग इंसान बने रहें, वही हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। रही बात कि अपने चिकित्सक के कार्य क्षेत्र को छोड़ करके मैंने कार्य क्षेत्र बदलने की मंशा क्यों जाहिर की, तो जब चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने 13 साल से ऊपर इस क्षेत्र को अपने दिए हैं, उस क्षेत्र में जब मैं भ्रमण करता था, लोगों के बीच अपने स्वास्थ्य शिविर लगाता था, तो मुझे स्वास्थ्य की, लोगों के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए साथ में ये भी संज्ञान में आया कि महिलाएं, खासकर गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों वाली महिलाएं आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना जो जैसा अवेयर होना चाहिए उतनी अवेयर नहीं है। बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो आज भी शिक्षित नहीं हैं। बहुत ढेर सारी, देखिए, जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगी, तो अपने बच्चों को भी स्कूल में प्रमोट नहीं करेंगी पढ़ने के लिए। उनको ये भी नहीं बहुत लोगों को पता कि हमारी योगी सरकार या हमारे केंद्र की सरकार, माननीय यशस्वी मोदी की सरकार कौन कौन सी योजनाएं दे रही हैं जिससे उनको डायरेक्ट सीधे सीधे उनको लाभ पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ें
उनको जानने के लिए जनता का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तब मुझे समझ में आया कि मुझे एक ऐसा मंच चाहिए जहाँ से मैं अपना बहुआयामी प्रयास कर सकूं। एक चिकित्सक के रूप में मैं सिर्फ चिकित्सा से क्षेत्र तक ही सीमित रहता, इसलिए मैंने राजनीतिक मंच अपनाना शुरू किया और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर के फिर क्षेत्र की तमाम जितनी भी समस्याएं हैं जो अभी बची हुई हैं, बहुत ढेर सारी समस्याएं का निवारण हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत कुछ समस्याएं बची हुई हैं उन पे हम काम करेंगे। बस यही सोच करके हमने राजनीतिक क्षेत्र को अपनाया। तो आगे बढ़ें सर, तो पहले उन समस्याओं पर ही बातचीत हो जाए कि जब आप क्षेत्र भ्रमण पे निकले या आपने देखा इन बीते 13 सालों में आपने महसूस किया कि नहीं, मुझे अगर मेरा कार्य क्षेत्र और विस्तार लेता है और बढ़ता है, मुझे संवैधानिक पद कोई मिलता है, तो मैं उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कह पाऊंगा। तो क्या क्या कमियां रहीं सर इस दौरान जिसे आप बताना चाहेंगे, जो आपके क्षेत्र में लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें हों तो स्थिति बेहतर होगी? तो इसमें जो है जो 13 साल में मैंने देखा है वो अभी देखिए, हमारी राज्य में योगी की सरकार, महाराज जी की सरकार 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके पहले बहुत कमियां थी, सड़कों का बहुत बुरा हाल था। अभी भी उस वक्त अभी दूर दराज के कई गांवों में उस वक्त बिजलियां नहीं थी। सब पे ये सरकार जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हर घर में नल जल योजना के तहत उनको जो है शुद्ध जल देने का प्रयास चल रहा है। जिनके पास घर नहीं है उनको अपना घर दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि सुधार की अभी और बहुत गुंजाइश है और किसी भी चीज़ का प्रगति के लिए एक सतत प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से। तो उसमें हमने देखा कि अभी जैसे अभी चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत काम करना बाकी है। सड़कें बहुत बन गई, अभी सड़कों में भी कुछ कई जगह सड़कें अभी कंप्लीट नहीं है, जिन पे काम चल रहा है उस पे भी अभी काम होना बाकी है। पुरानी बिजली के तार भी अभी हैं, जो बिजली की भी समस्या है कई जगह, उनमें भी सुधार होना बाकी है। सब सुधार चल रहा है, लेकिन उसको और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब मौका मिलता है तो अपने फाजिल नगर की जनता के बीच में इन सारी चीज़ों को और द्रुत गति से इसको इम्प्रूव करके, सुधार करके और जनता का जनजीवन और सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्षेत्र में क्या सक्रियता है सर? 332 नंबर की विधानसभा है फाजिल नगर, तमाम दावेदार हैं, उन सब के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं? जिस तरह की आपकी मेहनत है उससे क्या उम्मीद है आपको? पार्टी मौका देगी, आगे बढ़ेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनको किसको मौका देना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन आपने पूछा कि आपकी क्या गतिविधियाँ रही, तो मैं बता दूँ कि संगठन के तरफ से सेवा ही संगठन एक हम लोग का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बृहद रूप से पूरे भारत में चला था। 15 दिन का वो कार्यक्रम था। हमने अपनी 2 गाड़ियों पे बैनर पोस्टर लगा करके वो 45 दिन क्षेत्र में चला, किसी से छूटा नहीं है वो कोरोना काल में। और मैंने अपनी विधानसभा में 4500 घरों में राशन अपने तरफ से गरीबों के बीच में राशन वितरण किए, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 3 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला के साथ कंप्लीट एक फैमिली पैकेट। 45 दिन तक लगभग 4500 घरों में हम पहुँचे। उसके बाद हमारा हर सप्ताह में हमारा स्वास्थ्य शिविर चलता है, जो हम लोग चुन चुन करके जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पे हम अपना स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। और हमारा स्वास्थ्य शिविर 100% इफेक्टिविटी के साथ है। दवाइयाँ हम अपनी देते हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ देते हैं और हमारा मरीज़ 100% ठीक होता है। जो हमारे यहाँ ठीक नहीं होते हैं उनको हम सलाह देते हैं कि आपको कहाँ जा कर के दिखाना है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जब ज़रूरत जिसको हमारी सहायता की पड़ती है, हम तत्पर हाजिर रहते हैं और जगह जगह घूम करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी कहाँ कहाँ किस किन सेवाओं की प्राथमिकता से उस पर काम किया जा सकता है। तो शुरू से आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की या किसी और पार्टी में थे, वापस इसमें आए? क्या क्या है मामला, पूरा बता सकते? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी आयु लगभग 45 साल की हो गई और मैं सन 1990 में संघ से जुड़ा। मैं 32 साल मेरी संघ की आयु हो गई।
मैं आज तक किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि विचारधारा हम लोगों की राष्ट्रवादी विचारधारा है। संघ एक पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा है, और जो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी होती है उससे हम लोगों का मेल खाता है। तो हम लोगों की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेल खाती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा को हम लोग मानते हैं, माननीय योगी जी की विचारधारा को हम लोग मानते हैं, इसलिए हम शुरू से ही इस पार्टी में रहे। शुरू से जी। मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा एक सवाल है। जैसे विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा साफ, और वहीं आपकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है एक बार फिर योगी सरकार, और तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे दर्शकों को और अपने फाजिल नगर की जनता को, या जो लोग भी देख रहे हैं, कि क्या काम किया है योगी सरकार ने जिसकी बदौलत वो सत्ता में आने के लिए दावा कर रहे हैं कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। हम लोग अपने काम के दम पे दोबारा आएंगे। विकास जो हुआ है इन 5 सालों में, ये विकास, इस 5 साल के विकास की सारी प्रक्रिया को एक तराजू पे रख दीजिए, और पिछले 35 साल से जो नॉन बीजेपी सरकार रही उनको भी एक पलड़े में रख दीजिए, वो हमारा पलड़ा आप भारी पाएंगे। हर क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो हर जिला, हर मेडिकल कॉलेज, एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज के तर्ज पे ये सरकार काम कर रही है। शिक्षा में देखिए तो माननीय योगी जी अभी तक 11 से ऊपर राज्य के कंट्रोल में आने वाली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोल चुके हैं। 6 से ऊपर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल चुके। आपके गोरखपुर में एम्स खोल चुका। जो कोई सोच नहीं सकता था, फर्टिलाइज़र, जिसकी हिम्मत नहीं जुटती थी, वो लगता था कि वो भागीरथी जैसे कोई साहसी आदमी आएगा, तो हमारे भागीरथी जी आए और फर्टिलाइज़र आज क्रियान्वयन हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र बना। सड़कों का को देखिए तो हर तरफ सड़कों का चौड़ीकरण, उनका पुनरुद्धार। आज के डेट में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बोला जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं होगा जिसमें इतना बना हो, और द्रुत गति से काम सारे चल रहे हैं। अब बहुत तेज़ी से, पहली ऐसी सरकार है जो शिलान्यास करती है और फिर उद्घाटन करती है। रही बात सपा की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो केवल शिलान्यास में विश्वास करते थे। शिलान्यास करने के बाद उनको पता है कि अगली सरकार जो आएगी वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, शिलान्यास करने से और उद्घाटन करने में अंतर होता है। अधिग्रहण शुरू हो गया था, बता रहे थे। ये सब कोरा बकवास है, वो कुछ भी नहीं हुआ था, सब सारा पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। आप उसको देखेंगे तो पाएंगे अधिग्रहण भी योगी सरकार में शुरू हुआ, धन आवंटन भी योगी सरकार में शुरू हुआ, और तेज़ी से वो काम भी चल रहा है। हर पार्टी का अपना अपना मत होता है, अखिलेश जी अपना नारा लगाएं, लेकिन ये तो जनता जवाब देगी। मैं इस पर आ रहा हूँ, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, तो मैं उस पर आपका विज़न जानना चाहता हूँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल नहीं है मेरा, डॉक्टर PN राय से सवाल है मेरा। लोग आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात है। तमाम मौतें हुई हमारे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी हुई, अन्य देशों में भी हुई, कि कोरोना में योगी सरकार बुरी तरह से विफल रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और तमाम चीज़ों के आरोप लगे। बहुत सारी लाशें हमने देखी, शमशान और कब्रिस्तान दोनों पट गए थे सर, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर के तौर पे आपका क्या एनालिसिस है, क्या वाकई में सरकार फेल थी वहाँ पे? क्या कोई दूसरी सरकार होती तो उससे बेहतर तरीके से निपट सकती थी इस आपदा से, या फिर योगी सरकार ने जो भी प्रयास किए वो पर्याप्त थे? मैं इसका जवाब आपको एक चिकित्सक के रूप में दे रहा हूँ। बिल्कुल। और आपको जो बता रहा हूँ वो एक बिल्कुल एक स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ बताऊँगा जी। उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 150 करोड़, अनऑफिशियल, ऑफिशियली 135 करोड़। यूएस दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री, यूएस की जनसंख्या 35 करोड़। यूएस में 5 करोड़ से ऊपर लोग इन्फेक्टेड होते हैं, इस वक्त 6 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ 84 लाख के आसपास। वहाँ मौत होती है लगभग 7 करोड़
99 लाख, 8 लाख के आसपास, टोटल 8 लाख मौत होती है अब हिंदुस्तान में आई है। यूएस से हमारी 4 गुना ज़्यादा आबादी और इन्फेक्शन हमारा लगभग 4 करोड़, यूएस का 6.5 करोड़। मॉर्टिलिटी जो मृत्यु है वो यूएस का 8 लाख, इंडिया का 4,76,000 के आसपास है। अब हम आपको भारत में ही अलग अलग राज्यों का तुलनात्मक एक छोटा सा ब्यौरा देंगे 30 सेकंड का। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र, आबादी लगभग 7 करोड़। बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, आबादी लगभग 23 करोड़। यह आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में कुल मौत कितनी हुई है, लगभग 2.5 लाख। उत्तर प्रदेश में कुल मौत लगभग 42,000। अभी इस वक्त का भी देखेंगे। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं या अनऑफिशियल? मैं उस पे आ रहा हूँ। हम लोग स्वास्थ्य के बहुत नज़दीक हैं, ये तो आप मानेंगे ना। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। और मैं चूँकि कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, 2-4 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया हूँ, तो लगभग हर जगह मेरे दोस्त कुलीग्स सब लोग हैं, तो मेरी इस पे चर्चा चलती थी। डाटा जो है, जो गवर्नमेंट का डाटा है, आप उसको 10% वेरी करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 लाख का डाटा है तो 8 लाख हुआ। मौत देखिए, मौत 10 मौत अगर एक शमशान घाट पे एक साथ 10 लाश जले तो बहुत है। जितनी मौत हुई वो दुखद है, लेकिन जो मैनेजमेंट यहाँ का हुआ, हमारे योगी आदित्य जी कोरोना से संक्रमित होते हैं और संक्रमण के बाद उनकी जैसे रिकवरी होती है, उत्तर प्रदेश का कोई जिला बताइए जहाँ वो जा करके अस्पताल का जायजा ना लिए हों, कोरोना पीड़ितों का जायजा ना लिए हों। उनका काम इस पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री उतना मेहनत नहीं किया। बीमार रहते हुए भी जब चल सकते थे तब तक वो चले, घूमे, लोगों से मिले, हॉस्पिटल से मिले। और उनकी ये दूरदर्शिता का देन है, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का देन है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में जहाँ बहुत हैफेजार्ड लगा हुआ था और ये चीज़ें कंट्रोल में रही, कंपैरेटिवली कंट्रोल में। मैं कहूँगा जितनी मौत हुई वो भी दुखदाई है, बहुत दुखद है, लेकिन बहुत कंट्रोल में हुआ। इसका एक इंटरनेशनल आपको एविडेंस देना चाहूँगा कि योगी के इस प्रशासनिक नीति को लेकर के आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि आप मेरे यहाँ आ जाइए। ये अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भाजपा ही हो गया, तो काम किए और दिखा। मुझे नहीं लगता। यानी एक डॉक्टर के तौर पे आप संतुष्ट हैं, जितनी सेवाएं सरकार की तरफ से प्रदत्त हुई वो सारी बेहतर थी? जी बिल्कुल, 100%। अच्छा, मैं सर इसी में एक चीज़ और मेरा चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में उसका उत्तर दें कि तीसरी लहर की भी बात की जा रही, तो उसके लिए प्रदेश कितना तैयार है, प्रदेश सरकार कितना तैयार है? जी, प्रदेश सरकार इस वक्त लगभग हर जिले के स्तर पे हम लोगों का ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। ऑक्सीजन की अब कहीं कमी नहीं आएगी। सारे हेल्थ वॉलेंटियर, आपको मैं बता दूं कि केवल भाजपा के संगठन में, मैं भी एक स्वास्थ्य स्वयंसेवी हूं, मैं भी प्रशिक्षित हूं, और हमने पूरे ज़िले में लोगों को प्रशिक्षित किया, संगठन के लोगों को। तो हम लोगों की तैयारियां बहुत पुख्ता है इस वक्त, पहले जैसी चीज़ें नहीं आने वाली है। और दुनिया की जितनी वैक्सीन बनी, मेड इन इंडिया वैक्सीन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेड इन इंडिया वैक्सीन ओमिक्रॉन पे भी 60% से ऊपर इफेक्टिव है, जबकि कोई वैक्सीन बाकी देशों की इफेक्टिव नहीं है। तो ये अपने देश के वैज्ञानिक लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। आएगा तीसरी लहर तो उसको हम लोग आसानी से उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। तीसरी लहर को भी हैंडल कर लेंगे और सत्ता में भी आएंगे। सत्ता में तो आपके नेता, सत्ता में तो हमारी जनता हमको पहले से मन बना बैठी है, और हम तो अपने विकास के मुद्दे पे आएंगे। और सत्ता में तो देखिए 300 पार नहीं हम होने जा रहे हैं, हम लोग पिछला रिकॉर्ड इस बार तोड़ेंगे। अच्छा, उससे भी ज़्यादा? जी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का रिकॉर्ड योगी जी ने तोड़ा 2017 में, और योगी जी अपना ही रिकॉर्ड इसी 2022 में तोड़ेंगे।
तो मैं चाहता हूं सर, वो जो बड़े बड़े विकास के काम हैं जो प्रदेश में हुए, क्योंकि जो विपक्ष वो दावा कर रहा है कि हमारे किए गए कामों का, हमारे दिए गए प्रोजेक्ट का मतलब फीता काट रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रदेश की जनता को बताएं, फाजिल नगर की जनता को बताएं कि क्या क्या काम हुए सरकार के जो मेगा प्रोजेक्ट थे जिससे जनता को लाभ मिला है सीधे तौर पर। जी जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर बात करें तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और हर हर सारे पीएससी सीएससी को अपग्रेड करके वहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आए तो जैसा कि बताया कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कहना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में विज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में हर तरफ से मिड डे मील, योगी जी ने बच्चों के गार्जियन को 1,000 रुपया दिया स्टेशनरी किताबें खरीदने के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए सारी व्यवस्थाएं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग हर जगह की सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का रहन सहन स्तर ऊंचा रहे, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि सबको जो है स्वच्छ पानी मिले। बहुत बड़ी परियोजना है जो घर घर पहुंच रही है। जिनके सर पे छत नहीं है, सबका हो अपना घर, इस कंसेप्ट पे योगी सरकार और माननीय मोदी सरकार चल रही है। तो ये सरकार किसी भी आयाम को आप छुएं तो वो हर आयाम में हम लोग काम किए हुए हैं। माताएं बहनें जब लकड़ी फूंक फूंक करके असमय उनकी आंखें खराब होती थी, दमा की मरीज हो जाती थी, उनको मुफ्त कनेक्शन दे करके उनको सरकार के योजनाओं से सीधे अंत्योदय के कंसेप्ट पे हम लोग उनके घर तक पहुंच रहे हैं। एक और सवाल है मेरा सर, क्योंकि अगर ये सवाल नहीं लिया तो जनता को शायद एहसास होगा कि पूछना चाहिए था आपसे और मैंने पूछा नहीं। महंगाई एक मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या लगता है इस चुनाव में भाजपा के लिए ये मुसीबत का सबब बनेगा? क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना करके संघर्ष किया, सत्ता में आए और जो दावा किया था उससे कहीं ज़्यादा महंगाई। जी देखिए, एक चीज़ तो सबको मानना पड़ेगा, महंगाई केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं रही, महंगाई एक ग्लोबल समस्या बन गई है। और उसका मुख्य कारण रहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का महंगा होना। क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं तो ये महंगा होते गया और दुनिया के सारे देश इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा। इस पे भी सरकार कंट्रोल कर रही है, अपना वैट घटा रही है, अपना एक्साइज ड्यूटी घटा रही है। इस बीच में आप देखे होंगे कि 15 से 20 दिन के बीच में खाद्य तेलों का भी दाम कम हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी दाम कम हुआ है। तो सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन महंगाई से हम आंख नहीं मूंद रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और इसको कम करने के लिए हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जो संभव है उस संभव से ऊपर का प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग जुटे हुए हैं। ये पूरी दुनिया की समस्या है, हर दुनिया इससे, दुनिया के सारे देश इससे प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है महंगाई को कम करने के लिए तो हमारा प्रयास जारी है और वो 1-2 महीने में वो और दिखेगा और कम होगा। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, टिकट का आशीर्वाद मिल गया समझिए, तो आप कितना आशान्वित हैं अपनी जीत को लेकर? क्योंकि जो आपने जनसेवा के कार्य किए हैं उसकी बदौलत कहीं ना कहीं लगता होगा कि जनता बिल्कुल आपको खुले दिल से स्वीकार करेगी। तो कितना आशान्वित हैं अपने किए गए उन कामों की वजह से? क्या जनता आपको भी आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजेगी ताकि जो आपने प्रण लिया है कि मैं चिकित्सा क्षेत्र से विरत होकर अगर कुछ करना चाहता हूं तो जनता की सेवा है, जनता वो आपको मौका देगी? इसको लेकर के क्या कहना? जी वसीम भाई, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला आदमी हूँ, विशुद्ध चिकित्सक। तो मुझे राजनीति नहीं आती करनी, मैं सिर्फ सेवा भाव लेकर के आया हूँ और मैं सिर्फ अपने जनता के दम पे आया हूँ। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है और केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। तो वो लोग अगर मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे अपना प्रत्याशी वहाँ घोषित करते हैं तो जनता मुझे 100% रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी, ये मेरा विश्वास है और यही विश्वास हमारे क्षेत्र की जनता का। तो देखा आपने, हमने पेशे से चिकित्सक डॉक्टर PN राय साहब से बात किया और जो अब राजनीति के फील्ड में है और पूरी तरह से
इस कोशिश में हैं कि उनके जो क्षेत्र की जनता है, हालांकि एक चिकित्सक का, एक नेता का कोई दायरा नहीं होता, वो जहां खड़ा होता है, अगर समस्याएं उसको दिखती है तो उसका निवारण करने की कोशिश करता है। फिलहाल फाजिल नगर विधानसभा से आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें वहां पे नोटिफाई भी की हैं कि अगर उन चीज़ों पे काम किया जाए तो कुशीनगर का भी विकास हो सकता है, इस क्षेत्र की समस्याएं दूर हो सकती हैं। और अगर इस तरह के पेशे से निकल के आके कुछ लोग अगर बेहतर करना चाहते हैं चीज़ों को बदलने के लिए, तो निसंदेह उनका स्वागत होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ वहां गूंजेगी, जनता की फरियाद वहां गूंजेगी, उनकी समस्याओं पे वहां पे चिंतन होगा, मनन होगा और निश्चित तौर पर उसको दूर करने का प्रयास होगा। हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको वसीम भाई और आपकी पूरी इस टीम को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आपने मंच पे बोलने का मौका दिया और इस मंच के माध्यम से मैं अपनी क्षेत्र की जनता को संदेश देने में सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।